हेलो स्टूडेंट्स, 20 तक के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो देखो। अब है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या क्या है इसके अंदर। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एक व्यक्ति है जो हिंदू अविभाजित परिवार का कर्मचारी है। उसकी आय का विवरण दे रखा है और हमें इसकी टैक्सेबल इनकम है वो निकालनी है। तो कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। क्या दिया हुआ है, मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में उसका अंशदान। जो प्रोविडेंट फंड है वो कौन सा है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। वो खुद अंशदान करता है 30,000 रुपये। घटाने के बाद उसकी हम क्या लेते हैं, सैलरी दे रखी है। लेकिन ऐसा कभी नहीं लेना, हमेशा ग्रोस सैलरी लेते हैं। ये नेट सैलरी दे रखी है, इसमें वापस हम इस अमाउंट को ऐड करेंगे। इसके बाद है नियोक्ता का जो अंशदान है वो उसने 30,000 रुपये किया है। उसके मालिक ने जो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया है उसमें हम क्या चीज़ चेक करेंगे कि वो 12% से ज़्यादा है या फिर नहीं है। इसके बाद ब्याज जो दे रखा है वो 9.5% है, ये टैक्स फ्री होता है। यात्रा भत्ता है 2400 रुपये। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 10,000 दे रखा है, बोनस 15 है और महंगाई भत्ता कितना है, 5,000। धारवाड़ में रहने के लिए एक बिना फर्नीचर का हाउस है जिस पे नियोक्ता 7,500 रुपये प्रति माह किराया देता है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का है, जो वो खुद का जो मकान है वो नहीं है, मालिक का खुद का मकान नहीं है, पहले उसने किराए पे लिया हुआ है, फिर क्या करता है वो कर्मचारी को रहने के लिए दे रखा है। लेकिन इसके लिए 600 रुपये प्रति माह किसकी सैलरी से कटता है, कर्मचारी की जेब से 600 रुपये पर मंथ जाता है। उसको क्या क्या फैसिलिटी दे रखी है, मुफ्त गैस है, बिजली है 500 रुपये पर मंथ की जिसकी कॉस्ट है, और एक छोटी कार भी दे रखी है जो मिक्स पर्पज के लिए क्या होती है, यूज होती है। लेकिन निजी काम के जो खर्चे होते हैं वो जो व्यक्ति है, कर्मचारी है, वो खुद बियर करता है उनको। तो हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी है। देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखी है, सैलरी। सैलरी नेट दे रखी है जो 2,70,000 रुपये। हम उसमें उसके खुद व्यक्ति ने जो कंट्रीब्यूट किया है उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे 30,000 को प्लस करके फिर दिखाएंगे कितनी इनकम बनेगी। इसकी इनकम नहीं, सॉरी, जो सैलरी बनेगी पूरे साल की वो कितनी बनेगी, 3 लाख। इसके बाद हम अलाउंसेस देख लेते हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि 30,000 जो दे रहा है वो कितने परसेंट, 12% कितना बनेगा। अब देखो जो सैलरी है 3 लाख रुपए, अगर हम इसका 12% निकाल लें सीधा तो कितना बनेगा, 12%, 12 36,000 रुपये बनेगा 3 लाख का। लेकिन जो एम्प्लॉयर का जो उसका एम्प्लॉयर है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 30। इसका मतलब 12% से कम है। ये सुविधा भी टैक्स फ्री और ब्याज भी क्या है इसके अंदर, फ्री है। इसके बाद अलाउंसेस देखो, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस है वो मिल रहा है इसको 10,000 रुपये। बोनस है जो वो मिल रहा है वो कितना है, 15,000 है। इसके बाद जो इसको भत्ता मिल रहा है, दौरे के लिए जो भत्ता इसको मिला है, दौरे के लिए जो भत्ता होगा वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। अलाउंस है ये, कोई फैसिलिटी नहीं है, फ्री होता है ये। इसके बाद मनोरंजन भत्ता है 5,000 रुपये, इसका एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है। ये सरकारी कर्मचारी नहीं है इसलिए कोई भी छूट नहीं मिलेगी। इसके बाद पहले हम देख लेते हैं हम मकान की जो वैल्यू निकालने से पहले और क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है। गैस इलेक्ट्रिसिटी की मिल रही है, वो मैंने लिख दी, कितनी मिल रही है, 500 रुपये पर मंथ है, पूरे साल की 6 बन जाएगी। कार है, छोटी गाड़ी है और खुद के खर्चे ये खुद करता है तो 600 रुपये क्या होंगे यहाँ पे टैक्सेबल। बड़ी होती तो 900 हो जाते, ये बनेंगे 7200 रुपये। तो रेंट फ्री हाउस की हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कैसे होगी कि खुद का मकान नहीं है तो हम क्या देखेंगे, एक्चुअल रेंट कितना एम्प्लॉयर ने पे किया, 7,500 रुपये पर मंथ के वो क्या करता, पे करता, 90,000 रुपये उसने पूरे साल में पे कर दिए। कर्मचारी की सैलरी के 15% के साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, जो बनेगी 49,500 रुपये। दोनों में कम कौन सा है, ये वाला अमाउंट। और एम्प्लॉय से जो चार्ज किए जाते हैं हर महीने 600 रुपये जो उसकी जेब से कटते हैं वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो बाकी का अमाउंट बच जाएगा वो रेंट फ्री हाउस की फैसिलिटी होगी 42,300। तो हमारी ग्रोस सैलरी निकल जाएगी 3,85,500 रुपये। अगर इसमें से टैक्सेबल सैलरी निकालनी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और माइनस कर दो। इसके बाद नेक्स्ट देखो जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर गुप्ता है 11,000 रुपये मासिक वेतन पर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में कार्यरत है। जो बेसिक जो उसको सैलरी मिल रही है वो 11,000 मिल रही है। कंपनी की ओर से निवास स्थान मिला हुआ है और उसके वेतन से 10% कटता भी है, कंपनी दे रही है।
वास्तविक किराया निवास गृह का जो वास्तविक किराया कंपनी ने कितना चुकाया, 54,000 रुपये पूरे साल का उसने चुकाया है। सेम ऊपर वाले पॉइंट की तरह कि कंपनी का खुद का नहीं है, पहले कंपनी ने खुद किराए पे ले रखा है, फिर कर्मचारी को रहने के लिए दिया है और 10% उसकी सैलरी से कटता है। 500 रुपये उसके एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, कोई छूट नहीं मिलेगी। कंपनी ने क्या दिया, बड़ी कार दी है जो दोनों पर्पज़ के लिए यूज होती है। कार के निजी प्रयोग है जो वो जो खर्चे होते हैं वो कम करदाता को ही खुद वहन करने पड़ते हैं, यहाँ पे कंपनी नहीं देती उसको, लेकिन कार कंपनी की है। करदाता का परिवार कंपनी के बसों में अनेक स्थानों पर भ्रमण करता है जिसके लिए कंपनी उनसे कोई किराया वसूल नहीं करती। अगर देखा जाए तो सकल किराया है जो वो कितना बन रहा है, 7200 रुपये निर्धारित यहाँ पे किया गया है। तो ये पॉइंट आया था, ये जो मैंने फैसिलिटी करवाई थी। अगर कोई ट्रांसपोर्ट की ऐसी कोई फैसिलिटी दी जा रही है कर्मचारी या उसके किसी परिवार के सदस्यों को और बदले में कुछ चार्ज नहीं किया जाता, तो आम जनता से कितना वसूल करती है, इतना उन्होंने घूमा है बसों में कि 7200 रुपये यहाँ पे क्या बना, उनका किराया बन जाता। तो यही अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। 2 महीने की सैलरी के बराबर क्या मिल रहा है, उसको बोनस मिलता है। तो कर योग्य आय हम यहाँ पे इसकी निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले क्या मिल रही है, सैलरी है 11,000 रुपये पर मंथ जो बनेगी 1,32,000। बोनस 2 महीने की सैलरी के बराबर, 1 महीने की 11 तो 2 महीने की कितनी बन गई, 22। एंटरटेनमेंट अलाउंस है 6,000 रुपये। कार की फैसिलिटी है, अब की बार बड़ी कार है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें छोटी कार थी, खुद के खर्चे खुद वहन करता है, उस टाइम पे 600 रुपये होंगे। अगर खुद के खर्चे भी कंपनी दे तो जो अमाउंट है 2400 और 1800 हो जाएगा। अब यहाँ पे अमाउंट बड़ी कार के लिए 900 रुपये होगा। पूरे साल का जो बनेगा 10,800। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी 7200 रुपये क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल, इसकी कोई छूट नहीं मिलती, अलाउंस नहीं है ये। रेंट फ्री हाउस की हम ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे, किस तरीके से, जैसे ऊपर की थी। सबसे पहले हम ये देखेंगे एम्प्लॉयर ने कितना पे किया, 54,000 रुपये, और उस 15% करेंगे सैलरी का। सैलरी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे काउंट करेंगे, सैलरी आ जाएगी, बोनस आ जाएगा और इसके अंदर क्या आ जाएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस। तीनों चीज़ें हम इसके अंदर लेंगे, फिर उसका 15% करेंगे जो 24,000 बनेगा। दोनों में कम कौन सा, 24। एम्प्लॉय से जो चार्ज किए 13,200 पूरे साल में। रेंट फ्री हाउस की जो वैल्यू बच गई 10,800 रुपये, वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। तो ग्रोस सैलरी निकल गई 1,88,800 रुपये। नेक्स्ट देखो 23 है जो क्वेश्चन 2022-23 के लिए रमनलाल एक व्यक्ति है, उसकी कर योग्य आय निकालनी है। मुंबई के कपड़ा उद्योग में 60,000 रुपये पर मंथ बेसिक पे काम करते, सैलरी मिल रही है 60,000। इसके अतिरिक्त उसको कमीशन भी मिल रहा है और कमीशन है 10 लाख की बिक्री पे 1% क्या मिला है, इसको यहाँ पे कमीशन मिला है जो कि कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। इसके बाद क्या क्या सुविधाएं उसकी कंपनी ने उसको दे रखी हैं, 10,000 रुपये प्रति मंथ महंगाई भत्ता मिल रहा है जो सेवा की शर्तों के अनुसार है। इसका मतलब जब भी अगर हम किसी पॉइंट की कैलकुलेशन करेंगे तो इसको काउंट किया जाएगा। बोनस है 32,000। मकान किराया भत्ता मिलता, फ्री में रहने के लिए मकान नहीं मिला हुआ, HRA मिलता, हाउस रेंट अलाउंस मिलता, मनोरंजन भत्ता मिलता है। नियोक्ता ने उसके अनुलाभों पर टैक्स चुकाया, ये फैसिलिटी टैक्स फ्री हो जाएगी। अगर जो मालिक है उसको जो फैसिलिटी दे रहा है और उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो भी पे कर देता है तो कर्मचारी के लिए ऐसी सुविधा क्या हो जाती है, टैक्स फ्री हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है कि नियोक्ता ने उसको अवकाश में शिमला हेतु यात्रा रियायत व्यय दिया है। LTC होगा ये 3500 रुपये जो दिए हैं। मान लो अवकाश पर यात्रा में केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित जो शर्तें हैं वो भी पूरी की हैं तो ये क्या हो जाएगा, पैसा टैक्स फ्री। लीव ट्रैवल कंसेशन का ये पॉइंट है, ये हमेशा टैक्स फ्री रहेगा। इसके बाद है गैस बिजली पानी की सुविधा टैक्सेबल होगी, 50,000 रुपये जो खर्च किए हैं। और उसका जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है उसमें क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, 14.5%। 12 तक का फ्री है, ऊपर का क्या हो जाएगा, 2.5% टैक्सेबल। 9.5% तक का ब्याज फ्री होता है। मुंबई में किराए पर लिए गए आवास के लिए 14,000 रुपये प्रति माह उसने किराया चुकाया। मकान कहाँ पे है, मुंबई में। सैलरी का कितने परसेंट करेंगे, 50%। जब HRA की कैलकुलेशन करेंगे 14,000 रुपये पर मंथ वो रेंट पे करता है और जो उसको मिलता है मकान किराया भत्ता वो कितना मिलता है, 10,000 रुपये पर मंथ। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। बेसिक सैलरी कितनी, 60,000 तो 7,20,000 होगी। कमीशन हो गया 10, DA हो गया 1,20,000 रुपये। बोनस है 32,000, ये सारा अमाउंट दे रखा है। इसके बाद जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे HRA की, जो मेन कैलकुलेशन होगी
वही सेम रूल रहेगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मिला कितना 120, रेंट पे किया है उसने, जो रेंट पे में से हम सैलरी का 10% यहाँ पे करेंगे। सैलरी के मीनिंग में ये तीनों चीज़ें आएंगी, बेसिक पे भी आएगा, कमीशन भी आएगा और क्या आएगा, डीए भी आएगा, क्योंकि कमीशन ऑन सेल दे रखा है क्वेश्चन में और डीए सेवा की शर्तों के अनुसार है। तो तीनों का जब 10% करेंगे 85,000 रुपये कितना निकल गया, ये जो अमाउंट है सैलरी का 10% माइनस करने के बाद 83,000। सैलरी का 50% क्यों करेंगे, क्योंकि मकान कहाँ पे है, मुंबई में है। तो तीनों में कम कौन सा है, 83,000। मिले कितने हैं, 1,20,000, 83, तीनों में कम है, इसकी क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। टैक्सेबल कितने पैसे होंगे यहाँ पे, 37,000 रुपये। गैस बिजली पानी के खर्चे कौन दे रहा है, उसका मालिक दे रहा है। जो अमाउंट है उसका कितना है, 50,000 है, टैक्सेबल कर देंगे सारा। और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है जो प्रोविडेंट फंड में 12% तक फ्री होता है, ये कितना कर रहा है, 14 एम्प्लॉयर कर रहा है, ये मालिक कर रहा है। तो 2.5% जो एक्सेस है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टैक्सेबल। जो इसके अंदर सैलरी का जो मीनिंग होता है ना, जब हम प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन करते हैं उस टाइम पे सैलरी का मीनिंग भी यही रहेगा, बेसिक पे, कमीशन ऑन सेल और डियरनेस अलाउंस सेवा की शर्तों के अनुसार। मतलब एचआरए का जो मीनिंग है सैलरी का और प्रोविडेंट फंड में जो मीनिंग है सैलरी का, वो दोनों में सेम है बिल्कुल। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं किसी भी क्वेश्चन में कमीशन ऑन सेल या डियरनेस अलाउंस सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं आया जिसमें हमने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन निकाला है। तो हम सीधा सैलरी है जो उसका क्या लेते थे, 12%। अब की बार इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे, उसका 12% देखेंगे कितना बनेगा। और ये कितना, ये वैसे सिंपल ही है कि 14.5 करा, इसका मतलब जो 2.5% है वो एक्स्ट्रा किया जा रहा है। सीधा हम सैलरी निकालेंगे टोटल, उसका 2.5% निकाल देंगे जो 21,250 बनेगा। तो टोटल करेंगे हमारी क्या निकल जाएगी, ग्रॉस सैलरी। इसके बाद 24 ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर कोई भी ऐसा नया पॉइंट नहीं है जिसको मुझे करवाने की ज़रूरत पड़े। तो ये एक बार आप खुद ट्राई करेंगे 24 को, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बेसिक पे देर की मकान किराया भत्ता जो मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल के दिखाया, महंगाई भत्ता दे रखा है, मनोरंजन भत्ता दे रखा है। इसके बाद इसको प्रोविडेंट फंड में दोनों अंशदान करते हैं, उसका मालिक भी और खुद भी 14%। तो कितने परसेंट एक्स्ट्रा हो गया, 2% ही एक्स्ट्रा हुआ ना। 12 तक तो फ्री है, नियोक्ता द्वारा उसके लिए एक छोटी कार भी दे रखी है जो दोनों कामों के लिए यूज होती है। कार के खर्चे कौन, सारे के सारे कौन वहन करता है, उसका नियोक्ता करता है। इसका मतलब छोटी कार 1800 रुपये क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल, क्योंकि सारे खर्चे उसका कौन दे रहा है, मालिक दे रहा है। तो वह ऐसे किराए के मकान में रहता है जिसका मासिक किराया 6,000 है। मकान मेरठ में 40% होगा सैलरी का, एचआरए आप लोग खुद निकाल लोगे। तो इस क्वेश्चन में कोई नया पॉइंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 25। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें सैलरी हमें खुद निकालनी पड़ेगी। सैलरी दे नहीं रखी सिंपल सी, ग्रेड पे जो मैंने करवाया था, जो हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट होता है उस तरीके से दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसकी सैलरी निकाल रहे हैं। रंगराज राजन चेन्नई में एक कंपनी में 1 जनवरी 2018 को इस वेतनमान है, ये ग्रेड पे है, इस पे नियुक्त हुए थे। तो वेतन का 50% है, महंगाई भत्ता प्राप्त होता है। 50% तो तब करेंगे ना, तब हमारी सैलरी निकलेगी। पहले हम देखो सैलरी किस तरीके से इसकी कैलकुलेट करेंगे। सैलरी कैलकुलेट करने का जो तरीका होगा, 1 जनवरी 2018 को उसकी सैलरी कितनी है, 22,000 है। तो हर साल 400 रुपये बढ़ रही है सैलरी, और बढ़ेगी कब, 1 जनवरी को बढ़ रही है। तो 1 जनवरी 2019 को कितनी होगी, 22,400, 2020 को 22,800, 2021 को 23,200 और 2022 को 400 रुपये बढ़ के 23,600। हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो क्या है, 22, 21 और 22। तो 21 में शुरू कब होता है, 1 अप्रैल 2021 से, 1 अप्रैल से लेके और 2021 का जब एंड आएगा दिसंबर का, तब तक 9 महीने तो सैलरी रहेगी उसकी 23,200। तो 1 जनवरी को फिर बढ़ जाएगी 2022 में। 31 जो मार्च है 2022 है, उसमें 3 महीने सैलरी उसकी रहेगी 23,600। तो हम पहले सैलरी निकालेंगे, 23,200 9 महीने, 23,600 3 महीने, टोटल जो निकलेगी वो निकलेगी 2,79,600 रुपये। इसका 50% क्या होगा फिर, महंगाई भत्ता। डी निकाल देंगे सीधा, इसका 50% करेंगे 1,39,800, मतलब इसका आधा हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या कहता है,
15,000 रुपये मनोरंजन भत्ता मिलता है। कंपनी में काम करता कोई छूट नहीं मिलेगी, एंटरटेनमेंट अलाउंस लिख देंगे। 15,000 रुपये पर मंथ है, पूरे साल का 1,80,000 हो जाएगा। सेवा की शर्तों के अनुसार उसे कंपनी के ग्राहकों की आवभगत करनी पड़ती, कोई बात नहीं, फिर भी छूट नहीं मिलेगी। कंपनी की ओर से 3200 रुपये है। जो क्या मिलता है उसको HRA मिलता है। HRA के पॉइंट मैंने अभी बताए हैं किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। उन्होंने कंपनी किराए पे उन्होंने जो किराया ले रखा है, फ्लैट ले रखा है 8,000 रुपये पर मंथ में। वो मकान ले, फ्लैट ले, डजन मैटर, बस उसको रेंट पे देखना हमने कितना किया है। कंपनी की ओर से उसको 3 क्या मिले हुए हैं, सर्वेंट, जिसमें स्वीपर है, रसोईया है और माली है, जिसकी वेतन है कंपनी देती है तीनों का 200 रुपये। तो 3 बार हम ये अमाउंट क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे, 2400, 2400 और 2400। बड़ी कार दे रखी है, 2 गाड़ियाँ यहाँ पे, दोनों क्या हैं, बड़ी, एक बड़ी है एक छोटी है। तो हम बड़ी कार को मिक्स यूज़ के लिए मानेंगे, छोटी की कॉस्ट कम आएगी उसको पर्सनल पर्पज़ के लिए, क्योंकि छोटी की वैल्यू 3 लाख है, बड़ी की कितनी है 6 लाख रुपए। कार के खर्चे हैं, एक का 80,000 है, एक का 60,000। प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन होता है 8.33%, ये कोई मैटर नहीं करता क्योंकि ये तो 12 से बहुत कम है। यह मानते हुए कि सैलरी महीने के लास्ट डे को मिलती है, इसलिए हमारी जो 9 महीने की सैलरी है वो कितनी बनी है, 23,200 रुपये, क्योंकि 31 दिसंबर को सैलरी आ गई, 1 जनवरी को फिर बढ़ी है 23,600 आ गई। तो ये हम किसकी लेंगे, 3 महीने की लेंगे। लास्ट डे को बढ़ती है तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, वेतन से आय निकालनी है। कंपनी ने उसे कर मुक्त वेतन देने का अनुबंध कर रखा है, उसके द्वारा कंपनी द्वारा आय कर 50,000 कंपनी ने चुकाया। इनकम टैक्स जब कंपनी चुकाती है ना, तो ऐसे अमाउंट की भी कोई जो छूट है वो नहीं मिलती। लेकिन अगर परक्यूजिट्स हैं, अनुलाभ हैं, उन पे जो टैक्स चुकाती है उसकी छूट मिलती है। इनकम टैक्स किसी कर्मचारी का अगर कंपनी देगी वो वापस से उसकी सैलरी में ऐड किया जाएगा, ऐसी कोई छूट नहीं मिलती। तो दो क्वेश्चन देखो कैसे करना है। अभी जैसे मैंने सैलरी तो बता दी, सैलरी बता दी, DA बता दिया, कैसे निकलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस है पूरे साल का 1,80,000। अब 3 उसको क्या मिले हैं, सर्वेंट, जिनको 200 रुपये कौन दे रही है, कंपनी देती है। तो प्रत्येक की जो अमाउंट है वो 2400, 2400, 2400 तीनों का टैक्सेबल होगा। इसके बाद है HRA है, वो कैलकुलेट कर लेंगे, जो वैल्यू नील निकलेगी, मतलब जितना मिल रहा है सारा का सारा टैक्स फ्री में आ जाता है, निकाल के देख लेना चाहे। कार की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बड़ी कार है, इसके अमाउंट 900 रुपये क्यों होगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, कंपनी की ओर से 2 कार मिले हुए, निजी उपयोग में भी काम आती है, केवल कार्यालय के खर्चे कंपनी देती है, खुद के खर्चे नहीं देती, इसलिए अमाउंट कितना हो जाएगा 900। छोटी कार के लिए हम जो बिल्कुल पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज होती है उसकी वैल्यूएशन दूसरे तरीके से होगी। उसमें क्या होगा, एक्चुअल में जो खर्चा हुआ है वो लेंगे और 10% कॉस्ट ऑफ दी कार लेंगे। जो छोटी कार है वो 3 लाख की है, 30,000 रुपये, तो 90,000 रुपये क्या हो जाएंगे छोटी कार के टैक्सेबल। इनकम टैक्स किसने पे किया, कंपनी ने, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी इनकम टैक्स की। वापिस से ऐड करेंगे 50,000 तो ग्रॉस सैलरी निकलेगी 7,57,400। अगर हम 50 स्टैंडर्ड छूट दे देते हैं तो टैक्सेबल सैलरी होगी 7,07,400 रुपये। नेक्स्ट देखो जो क्वेश्चन है, विवरण दे रखा है 21-22 के लिए एक व्यक्ति का, क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। सैलरी है 15,000 रुपये पर मंथ, महंगाई भत्ता 1250 रुपये पर मंथ है, मनोरंजन भत्ता 1,000 रुपये पर मंथ है। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 24,000 दे दिया, हमें ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 12% से कम है सैलरी के या ज़्यादा है। दोनों का है इसके अंदर, उसका खुद का भी है और उसके नियोक्ता का भी है। ये चीज़ क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री, क्योंकि 9.5% है ब्याज। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस टैक्सेबल होगा, चिकित्सा भत्ता हमेशा टैक्सेबल होता है। नियोक्ता की ओर से उसे रहने के लिए ऐसे कस्बे में मकान दिया जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से कम है। अगर जनसंख्या कम होती है ना, अगर जनसंख्या का पॉइंट आ जाए तो हमें सैलरी का 15%, 10% और 7.5% देखना है। अब जनसंख्या 10 से कम है तो सैलरी का 7.5% हम यहाँ पे ले लेंगे, बाकी अगर कर्मचारी से कुछ लिया गया है तो उसको माइनस कर देंगे। इसके बाद नियोक्ता ने उसे 2 कर्मचारी भी दे रखे हैं, एक
स्वीपर है, एक सर्वेंट है, जिसकी सैलरी है वो कौन देती है, कंपनी दे रही है, मालिक दे रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, टैक्सेबल। तो देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सैलरी दे दी, डीए दे दिया, एंटरटेनमेंट अलाउंस, सारे के सारे जो अलाउंसेज हैं वो टैक्सेबल है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी टैक्सेबल और मेडिकल अलाउंस भी, और दोनों सर्वेंट की हम अमाउंट लिख लेंगे। इसके बाद मेन जो यहाँ पे निकालना है, एक तो रेंट फ्री हाउस निकालना है और एक निकालना है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो 24,000 मिल रहा है। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कि सैलरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, ना तो डीए आएगा, डीए क्यों नहीं आएगा, सेवा की शर्तों के अनुसार है नहीं, कमीशन ऑन सेल भी नहीं है क्वेश्चन में, तो ओनली सैलरी का जो सैलरी 1,80,000 इसका 12% निकालेंगे। तो जो 12% है, अगर वो अमाउंट क्या आ रहा है, ज़्यादा अगर हमारा आता है उससे 24,000 से जैसे कम आएगा, वो 21,000 समथिंग आएगा, कंट्रीब्यूट कितना हो रहा है 24,000, तो उसको माइनस करके एक्सेस का जो होगा उसको क्या कर देंगे, टैक्सेबल। इसका पहले 12% निकाल के देखना, वो कम आएगा और कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है। रेंट फ्री हाउस की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 7.5% करेंगे सैलरी का, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, सैलरी आएगी, डीए नहीं आएगा। डीए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं है। टैक्सेबल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस ये भी ऐड करेंगे, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी और मेडिकल अलाउंस भी। इन चारों को ऐड करके फिर हम 2,04,400 बन जाएगी, जिसका क्या करेंगे 7.5%, जो 15,330 बनेगा। एम्प्लॉय से जो चार्ज किए हैं उसको माइनस कर देंगे, 500 रुपये पर मंथ कंपनी चार्ज कर रही है, तो रेंट फ्री हाउस की फैसिलिटी 9,330 रुपये बन जाएगी। ग्रॉस सैलरी कितनी है, 2,42,530, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 की, तो टैक्सेबल सैलरी निकल जाएगी। यहाँ पे सिर्फ किस चीज़ का ध्यान देना है कि ये 12% से कितने ज़्यादा है, तो 2,400 रुपये 12% से ज़्यादा उसका एम्प्लॉय क्या करता है, कंट्रीब्यूट। इसके बाद जो 27 क्वेश्चन है ना, 27 क्वेश्चन जो मैंने 16 एग्जाम्पल करवाया था, सेम उसकी तरह जो 16 एग्जाम्पल है, जो फैसिलिटी दे रखी है बिल्कुल सेम उसकी तरह है। एक बार आप इसको खुद ट्राई करना, कोई भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस मिलेगा उससे। तो 27 तक के जो क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई कर लेना एक बार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।